Everyone, welcome to Study IQ. My name is Hina. In today's video, we are going to discuss absolute liability. Absolute liability की definition, essentials, जो landmark judgment है, which is MC Mehta's judgment, वो हम सब इस particular वीडियो में डिस्कस करेंगे. इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को डिस्कस किया था. तो अब इसमें जब हम एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी. लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट. सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि डेफिनेशन क्या है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की. देखिए, दो तरीके की लाइबिलिटीज होती है. वन इज फॉल्ट लाइबिलिटी. जनरली जितने भी टॉर्ट्स हैं वो फॉल्ट लाइबिलिटी में ही आते हैं कि जो डिफेंडेंट है उसने कुछ ना कुछ उसकी फॉल्ट रहती है, या तो इंटेंशनल उसने कोई फॉल्ट की होती है या फिर नेग्लिजेंस रहती है उसकी, जिसकी वजह से प्लेंटिफ है सफर्ड एन इंजरी, राइट. तो उसको कॉम्पनसेट करना पड़ता है. लेकिन दूसरी टाइप है नो फॉल्ट लाइबिलिटी. नो फॉल्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो डिफेंडेंट है भले ही उसकी कोई भी गलती ना हो, ना कोई मैलिफाइड इंटेंशन है, ना ही वो नेग्लिजेंट था, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उसने ड्यू केयर एंड अटेंशन भी रखी है, बट even after that he will be punished, or punished of course not imprisonment, but he has to pay compensation to the plaintiff if plaintiff has suffered any injury because of defendant's actions, right. So absolute liability is part of no fault liability. No fault principle of liability in tort law, where a person or entity is held responsible for harm caused by inherently dangerous or hazardous activities. सो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी स्पेसिफिकली उन सिचुएशंस में अप्लाई होती है जहां पर जो एंटिटीज हैं, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, वो इनहेरेंटली डेंजरस और हजार्डस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है. जैसे बहुत कोई केमिकल्स में दे आर डीलिंग विद केमिकल्स, तो उस सिचुएशन में एब्सोल्यूट लाइबिलिटी उन पर अप्लाई होती है रिगार्डलेस ऑफ एनी प्रिकॉशंस टेकन. इसका क्या मतलब है कि अगर जो कॉरपोरेशन है, फॉर एग्जांपल वो किसी केमिकल में डील कर रही है विच इज डेंजरस फॉर ह्यूमंस और एनिमल्स, एंड उस जो इंडस्ट्री है वो बहुत प्रिकॉशंस भी ले रही है, ऐसा नहीं है वो नेग्लिजेंट नहीं है, वो बहुत प्रिकॉशंस भी ले रही है कि कोई लीक ना हो और कुछ भी ऐसा ना हो जिससे किसी को नुकसान हो. उसके बावजूद इफ ड्यू टू एनी फैक्टर समथिंग हैपन्स, और उस जो केमिकल्स हैं जो भी उसके कंट्रोल में थे उस कंपनी के, उसकी वजह से कोई लॉस होता है प्लेंटिफ को, तो उसको फिर कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा. सो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में आपका कोई फॉल्ट नहीं है, देर इज नो मैलिफाइड इंटेंशन, देर इज नो नेग्लिजेंस ऑल्सो, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर टेकिंग ऑल ड्यू केयर एंड प्रिकॉशन. इवन आफ्टर दैट the company can be held responsible under absolute liability. It differs from strict liability in that there are no exceptions or defenses available. सो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में जब हमने वो टॉपिक कवर किया था तो मैंने उसमें आपको कुछ 5 डिफेंसेस बताए थे कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नो फॉल्ट लाइबिलिटी, राइट. कि वहां पर भी अगर आपका इंटेंशन मैलिफाइड इंटेंशन नहीं है और आप नेग्लिजेंट भी नहीं थे, बट स्टिल यू विल बी हेल्ड लाइबल. बट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में ना कुछ डिफेंसेस मिलते हैं डिफेंडेंट को. act of God, inevitable accidents, statutory authority, plaintiff's own fault, action of any third party. So these are few defenses which are available to defendant in strict liability. What it means that plaintiff ने अगर अपना strict liability के essentials prove कर दिए और ये prove कर दिया that he has suffered injury, defendant still has one way to escape it if he proves that he falls in one of those defenses. तो भी डिफेंडेंट का जो लाइबिलिटी है वो एस्केप हो जाएगा एंड ही विल बी सेव्ड फ्रॉम नॉट पेइंग कॉम्पनसेशन टू द प्लेंटिफ. मगर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में ऐसा नहीं है. वंस द प्लेंटिफ हैज डिस्चार्ज द बर्डन दैट यस ऑल द एसेंशियल्स, जो हम अभी आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि वो एसेंशियल्स पूरे प्लेंटिफ ने प्रूव कर दिए हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ, नाउ डिफेंडेंट हैज नो डिफेंस. डिफेंडेंट को अब कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस in strict liability and in absolute liability. Strict liability A of course Rylance versus Fletcher के जजमेंट से ओरिजिनेट हुआ था. Absolute liability MC मेहता जजमेंट से हुआ है. But the major difference is that strict liability has some defenses, absolute liability has no defenses. So it's stricter than strict liability. नेक्स्ट अब अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन से असेंशियल्स हैं टू प्रूव एब्सोल्यूट लाइबिलिटी. जो प्लेंटिफ को बर्डन डिस्चार्ज करना है रिगार्डिंग एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, तो वो क्या क्या उसको प्रूव करना पड़ेगा. सबसे पहले उसे ये प्रूव करना पड़ेगा द एंटिटी मस्ट बी इंगेज्ड इन एन एक्टिविटी दैट पोजेस अ सिग्निफिकेंट रिस्क टू लाइफ, प्रॉपर्टी और द एनवायरमेंट इवन व्हेन ऑपरेटेड विद ड्यू केयर.
राइट। तो वो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा जो एंटिटी है वो हजार्डियस और इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, राइट। एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरिंग टॉक्सिक केमिकल्स, गैस प्लांट्स और न्यूक्लियर फैसिलिटीज। ये सब जो इंडस्ट्रीज हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज, गैस इंडस्ट्रीज हो गई, न्यूक्लियर फैसिलिटीज हो गई, ऑल दीज आर इनहेरेंटली डेंजरस, राइट, हजार्डियस इंडस्ट्रीज में आती हैं। तो सबसे पहला एसेंशियल तो यही है, राइट, कि हजार्डियस इंडस्ट्री हो तभी एब्सोल्यूट लायबिलिटी अप्लाई होगी। Then, second is ownership or control of hazardous substance. The entity must have control over the hazardous substance or operation that causes harm. राइट। दूसरी चीज प्लेंटिफ को ये प्रूव करनी पड़ेगी कि जिस भी चीज से, जिस भी सब्सटेंस से हार्म कॉज हुआ है वो डायरेक्ट कंट्रोल में था, किसके, डिफेंडेंट के, एंटिटी के, उसी के डायरेक्ट कंट्रोल में था। सेकंड एसेंशियल प्लेंटिफ को ये प्रूव करना होगा द लायबिलिटी अराइजेस बिकॉज द एंटिटी हैज मीन्स टू प्रिवेंट हार्म एंड इंश्योर सेफ्टी, राइट। सो यहाँ पर सेकेंड चीज, दिस इज व्हाट द प्लेंटिफ हैज टू प्रूव, दैट द हजार्डियस सब्सटेंस वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ दैट एंटिटी. Third, a direct nexus must be established between hazardous activity and the harm caused to individuals, property or the environment. Now, this is very important. आपने ये प्रूव कर दिया कि एंटिटी hazardous है, आपने ये प्रूव कर दिया कि जो hazardous केमिकल्स हैं, गैस है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, वो डायरेक्टली एंटिटी के ही कंट्रोल में है। तीसरी चीज आपको प्रूव करनी है डायरेक्ट नेक्सस. व्हाट इज डायरेक्ट नेक्सस? अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दैट hazardous एक्टिविटी एंड द हार्म कॉज टू द प्लेंटिफ, राइट। एक डायरेक्ट आपको रिजल्ट प्रूफ करना पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंस प्रूफ करनी पड़ेगी कि ये जो हजार्डियस एक्टिविटी है इसी की वजह से द प्लेंटिफ हैज सफर्ड द लॉस, एंड डायरेक्ट लॉस, इनडायरेक्ट लॉस नहीं, डायरेक्ट लॉस आपको प्रूफ करना है. सो यू हैव टू प्रूव अ डायरेक्ट नेक्सस, अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस दैट ऑफ द हजार्डियस एक्टिविटी is how the harm is caused to the plaintiff. Third, no need to prove negligence. The victim does not need to prove that the entity was negligent or careless in its operations. यहाँ पर जो प्लेंटिफ है उसको एक बड़ा रिलीफ है, उसको ना नेग्लिजेंस प्रूफ करनी है डिफेंडेंट की, ना ही उसको कोई इंटेंशन प्रूफ करना है. अभी बहुत बार स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में भी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में भी नेग्लिजेंस नहीं है, ये जो डिफेंस है ये डिफेंडेंट को नहीं मिलता. वो ये नहीं कह सकता है कि भाई मैंने ड्यू केयर एंड प्रिकॉशन लिया था, भले ही आपने ड्यू केयर एंड प्रिकॉशन लिया था, राइट. प्लेंटिफ के ऊपर ऐसा कोई बर्डन नहीं है, उसको आप जो डिफेंडेंट है उसकी केयरलेसनेस को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. उसको सिर्फ ये प्रूफ करना है हजार्डियस इंडस्ट्री है, डिफेंडेंट के कंट्रोल में थी, और जो भी हजार्डियस सब्सटेंस था उसी की वजह से डायरेक्टली ही हैज सफर्ड द इंजरी. प्रूविंग और नेग्लिजेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट, और वो आपको एब्सोल्यूट लायबिलिटी में प्रूव भी नहीं करना. एब्सोल्यूट लायबिलिटी एनी विच वेज इज पार्ट ऑफ नो फॉल्ट लायबिलिटी. तो इवन इफ डिफेंडेंट इज नॉट एट फॉल्ट स्टिल ही कैन बी हेल्ड लायबल. सो ये तीन चीजें उसको प्रूव करनी है और नेग्लिजेंस उसको प्रूव नहीं करनी है. लायबिलिटी इज इम्पोज सोलली बेस्ड ऑन द इनहेरेंटली डेंजरस नेचर ऑफ द एक्टिविटी, राइट. सो फिफ्थ पॉइंट, नो डिफेंसेस अलाउड. ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया था कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई भी डिफेंसेस अवेलेबल नहीं है. अनलाइक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एग्जांपल रायलेंस वर्सेस फ्लेचर, एब्सोल्यूट लायबिलिटी डज नॉट अलाउ डिफेंसेस लाइक एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट्स ऑफ थर्ड पार्टीज, वॉलंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, लैक ऑफ फोर्सिएबिलिटी. ये इस तरीके के कोई भी डिफेंसेस एब्सोल्यूट लायबिलिटी में डिफेंडेंट को नहीं मिलते हैं. अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि ऐसा क्यों है. Why are we making somebody responsible even if it's not their fault? रीजन इसमें बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो सोशल फैक्टर है. अगर आप किसी एक ऐसी इंडस्ट्री चला रहे हैं जहां विच इज प्रॉफिटेबल, यू आर मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ इट, और वो आप एक ऐसे सोसाइटी में चला रहे हैं जहां पर अगर वो जो इंडस्ट्री है उससे कोई लीकेज होती है तो बहुत ज्यादा जो इंसान है जिनका आपकी इंडस्ट्री के प्रॉफिट से कोई लेना देना भी नहीं है, दे विल सफर सम इररिपेरेबल इंजरीज, राइट. सो देयर इज दिस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच कम्स इन. इसीलिए एब्सोल्यूट लायबिलिटी है कि जहां पर जो इतनी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं और वो इस तरीके के केमिकल इंडस्ट्रीज, गैस इंडस्ट्रीज जो रन कर रहे हैं, एंड दे आर प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज, तो उनको रिस्पॉन्सिबल करने के लिए दैट यू आर मेकिंग प्रॉफिट, एंड ऑफ कोर्स देयर इज दैट इनहेरेंट रिस्क, एनीथिंग कैन हैपन इवन इफ यू आर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस. एंड उन जो अगर वो लीकेज हो जाती है उससे जो लोग सफर करेंगे उनका कोई लेना देना भी नहीं आपकी इंडस्ट्री से. सो दैट इज वाई दिस एब्सोल्यूट लायबिलिटी इज पुट ऑन देम कि इफ यू आर मेकिंग प्रॉफिट, ग्रेट फॉर यू,
और अगर कभी भी आपके जो इंडस्ट्री है उसमें कोई लीकेज नहीं होती है, सो गुड। बट अगर कुछ लीकेज होती है और उसकी वजह से डायरेक्टली कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी किसी को भी इंजरी होती है, लॉस होता है, सो दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू पे फॉर इट, बिकॉज आपके ऊपर एक एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है। नाउ द जजमेंट इज एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें absolute liability was originated. So what happened? On December 4, 1985, a massive gas leak occurred at Shriram Food and Fertilizer Industries in Delhi, which produced hazardous substances like chlorine and oleum gas. The leakage caused injuries, illness, and death among residents of the surrounding areas. तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एक हजार्डियस इंडस्ट्री है, राइट? और उससे जो प्रोडक्ट था उसका, उसकी वजह से क्लोरीन और ओलियम गैस लीक हुई, विच कॉज्ड इलनेस एंड इवन डेथ टू लॉट ऑफ रेजिडेंट्स, राइट? अब इसमें फिर पीआईएल्स फाइल हुई एंड वाज फाइल्ड बाय मिस्टर एमसी मेहता इन द सुप्रीम कोर्ट, और फिर सुप्रीम कोर्ट गेव इट्स डिसीजन. Supreme Court held the principle of absolute liability would apply to enterprises engaged in hazardous and or inherently dangerous industries. The enterprises would be strictly and absolutely liable for any damage caused by such activities, even if there was no fault or negligence on its part. The enterprise must ensure that its operations are conducted with the highest standards of safety and compensate victims fully, irrespective of any defenses. राइट? तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सोशल फैक्टर है. अगर आप ऐसी कोई इंडस्ट्रीज रन कर रहे हैं इन द इन्वायरमेंट, तो उससे क्या हो रहा है? आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, यू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, राइट? अब अगर वो जो इंडस्ट्री है उससे कोई लीकेज हो जाती है, जो भी इंसान उससे सफर करेगा उसके लिए एक इरिपेरेबल इंजरी होगी, जिसका आपकी प्रॉफिट मेकिंग से कोई लेना देना नहीं है. सो इसीलिए यहाँ पर एक एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है कि कोई आपको डिफेंस नहीं मिलेगा, आपका इंटेंशन नहीं देखा जाएगा, आपकी नेग्लिजेंस नहीं देखी जाएगी. अगर डेंजरस हजार्डियस इंडस्ट्री है और जो एंटिटी है इट हैज कंट्रोल ओवर दैट हजार्डियस सब्सटेंस, एंड उस हजार्डियस सब्सटेंस की वजह से द प्लेंटिफ हैज डायरेक्टली सफर्ड एनी लॉस, देन द डिफेंडेंट हैज टू पे कॉम्पनसेशन टू द प्लेंटिफ. और कॉम्पनसेशन भी यहाँ पर कोर्ट ने बोला था एग्जाम्पलरी ही होगी, सिर्फ कॉम्पनसेटरी नहीं हम देखेंगे कि ठीक है जितना मेडिकल का खर्चा हो उतना पैसा दे दो, बिकॉज आपके ऊपर एक ज़्यादा जो इस तरीके की इंडस्ट्रीज हैं उन पे एक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने के लिए कोर्ट ने बोला यहाँ पर एग्जाम्पलरी जो कॉम्पनसेशन है, यानी कि प्रोपोर्शनल काफ़ी हाई भी हो सकता है, तो हाई कॉम्पनसेशंस भी दी जा सकती हैं टू द प्लेंटिफ, और जनरली इन दी सिचुएशन दी भी जाती हैं. सो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो एमसी मेहता के जजमेंट से ही आया था. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का रैलेंस वर्सेस फ्लेचर के जजमेंट से आया था. द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, अगर कभी टी टेबल के फॉर्म में आपसे पूछा भी, तो एक तो जजमेंट्स है, दैट्स ए इंग्लिश कॉमन लॉ जजमेंट जिससे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आई है. एब्सोल्यूट लाइबिलिटी ओरिजिनेटेड इन इंडिया, देन द जजमेंट्स नेम विल कम. दूसरी चीज है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में कुछ डिफेंसेस होते हैं, डिफेंसेस अप्लाई होते हैं. एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में कोई डिफेंसेस नहीं अवेलेबल है. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जरूरी नहीं है कि सिर्फ हजार्डियस इंडस्ट्रीज पे अप्लाई हो. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अदरवाइज भी देखी जा सकती है. आप उसमें अगर आप कोई डेंजरस चीज अपनी प्रॉपर्टी पे लाते हैं, इफ इट एस्केप्स, तो उसमें आप स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अप्लाई करते हैं. अब एक और मेजर डिफरेंस है बिटवीन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में अगर आप प्रॉपर्टी के अंदर है और डेंजरस चीज उस प्रॉपर्टी के अंदर है और आप भी उस प्रॉपर्टी के अंदर है, तो यहाँ पर डेंजरस थिंग हैज नॉट एस्केप्ड, वो अंदर ही है. तो यहाँ पर जो भी पर्सन होगा, इफ ही गेट्स हर्ट, तो विल नॉट गेट एनी कॉम्पनसेशन अंडर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. ही माइट गेट कॉम्पनसेशन अंडर एनी अदर लाइबिलिटी बट नॉट अंडर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, क्योंकि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में रैलेंस वर्सेस फ्लेचर में कोर्ट ने हेल्ड किया था दैट द डेंजरस थिंग मस्ट एस्केप, राइट? लेकिन अगर आप उसी प्रॉपर्टी में हैं और डेंजरस जो whatever that thing is has not escaped but it has caused injury to you, you will not get compensation under strict liability. मगर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में ऐसा कुछ रूल नहीं है. एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में अगर जो डेंजरस थिंग है, इफ इट हैज एस्केप्ड और इट हैज नॉट एस्केप्ड दैट प्रीमाइसेस but it has caused injury to the plaintiff even within the premises, then also the plaintiff can seek compensation under absolute liability. Right, so this is one of the major difference. One is there are no defenses in absolute and there are some in strict. And second, in strict liability, the dangerous thing must escape. In absolute liability, even if it doesn't escape, the defendant will be held liable.
right? So this is the major difference between two. Thank you so much. This is it for absolute liability. I hope that you enjoyed it and you are understanding what I'm teaching here. आप इससे पहले के जो वीडियोस हैं आई विल आस्क यू टू वॉच देम बिकॉज इट विल बी बेनिफिशियल. उसमें टॉट्स का एक आपका अच्छा फाउंडेशन बिल्ड होगा. And especially watch strict liability in order to understand the difference between strict liability and absolute liability. Right? Thank you so much for watching.